वेलकम फ्रेंड्स, फार्मैक के इस ई इनवॉइसिंग वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा आप सबको पता है कि पिछले साल जिनका टर्नओवर 20 करोड़ या उसके ऊपर रहा होगा, उनके लिए ये साल के 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइसिंग करना अनिवार्य हो गया है। फार्मैक में इसकी पूरी सुविधा मौजूद है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई इनवॉइसिंग का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके ई इनवॉइसिंग का नया सेटअप आपके मशीन पे इंस्टॉल करना है। इसके लिए कुछ मशीन अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ सकती है, कुछ नए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है, वो सब हमारी टीम आपको बताएगी। उसके बाद में ई इनवॉइसिंग का नया सेटअप अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में आप जब फार्मैक शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है, इसके लेफ्ट साइड में ऊपर जहाँ दिख रहा है फार्मैक जीएसटी 6.0, यहाँ पे ई दिखना चाहिए। इसका मतलब ये सेटअप ई इनवॉइसिंग का है। इसके बाद में हमको ये देखना है कि आपके जीएसटी पोर्टल पे आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड ई इनवॉइसिंग के लिए रजिस्टर किए होंगे, अगर नहीं किए हो तो आपके कंसल्टेंट से बात करके वो तुरंत कर लीजिए। वो यूजर नेम और पासवर्ड को हमको फार्मैक के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, ताकि यहाँ से डायरेक्टली हम गवर्नमेंट साइट पे कांटेक्ट करके ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ जीएसटी पोर्टल क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन है। यहाँ पे हम हमारा सेट किया और पासवर्ड जो हमेशा रहता है वो डाल के जाएंगे। आपको पता होगा यहाँ पे ई वे बिल के यूजर नेम और पासवर्ड डालने की सुविधा है। इसी तरह ई इनवॉइसिंग का यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने सेट किया है गवर्नमेंट के साइट पे, वो यहाँ पे डाल के आप इसको सेव कर लीजिए। ई इनवॉइसिंग का डेमो देखने से पहले हम ये चीज जानना चाहिए, या आपका डेटा क्लीन होना, प्रॉपर होना बहुत अनिवार्य है। अदरवाइज हमारे ई इनवॉइसिंग के कॉल गवर्नमेंट के पोर्टल से फेल हो सकते हैं, जिससे हमको कठिनाई महसूस हो सकती है। इसमें पहली चीज है, हम पार्टियों का डेटा भरते टाइम पिन कोड नंबर है वो प्रॉपर डालना चाहिए। पार्टी का जीएसटीएन नंबर, पार्टी का टाइप, वेदर इट इज कंपोजिशन है, रजिस्ट्रेटेड है और अनरजिस्टर्ड है, उसका टाइप, या सस्पेंडेड पार्टी है तो वो डिटेल्स डालना चाहिए। इसके बाद में फोन नंबर और ईमेल अगर हम लोग डालते हैं, कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर डालते हैं तो प्रॉपर डालना चाहिए, नहीं तो उसके कारण भी ई इनवॉइसिंग के कॉल हमारे रिजेक्ट हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइटम के एचएसएन नंबर। एचएसएन नंबर अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उसके कारण भी ई इनवॉइसिंग के कॉल हमारे रिजेक्ट हो सकते हैं। अभी ये चीज डेटा क्लीन करने के लिए कुछ टूल्स और कुछ रिपोर्ट्स फार्मैक में दिए हैं। जैसे यहाँ पे ई वे बिल में आप जाओगे तो एक इनवैलिड एचएसएन रिपोर्ट आपको दिखेगा। ये आपको सब आइटम दिखाएगा जहाँ पे आपका एचएसएन कोड गलत पड़ा है, जो आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में इनकम्प्लीट पिन रिपोर्ट भी ये दिखाएगा, यहाँ से भी आप पिन कोड किस पार्टी का इनकम्प्लीट है वो देख सकते हैं और बाद में डेटा करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के लिए हम क्वेरी विंडो में ऑप्शंस दिए हैं, वहां से भी आप करेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इनवैलिड ईमेल एड्रेस दिए है, ये क्लिक करने के बाद में आपको लिस्ट आएगी, यहाँ से आप मेल आईडी पार्टीज के करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आइटम एडिट में आप एचएसएन करेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट एडिट में आप पिन कोड करेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजों से आपका डेटा आप ओके करने के बाद में ई इनवॉइसिंग के लिए अच्छी तरह से आगे जा सकते हैं। इसमें और एक फाइल की सेटिंग है जो हमारे सपोर्ट पीपल आपको करके देंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे डेटा पाथ डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल रहती है, यहाँ पे एक पाथ दिया रहता है जिस पाथ पे क्यूआर कोड की इमेज हमको हमेशा सेव करनी होती है, क्योंकि हमारा ई इनवॉइसिंग गवर्नमेंट में एक्सेप्ट करने के बाद में हमें सर्वर से क्यूआर कोड की इमेज फाइल मिलती है और वो इमेज फाइल हमें हर इनवॉइस पे प्रिंट करना अनिवार्य है। तो उसका पाथ यहाँ पे सेट करना है। अलग अलग जीएसपीज गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं प्रोवाइडर्स करके, तो सॉफ्टवेयर में 3-4 जीएसपी के साथ में टाइप किया है। उसमें किस जीएसपी के साथ में आपने आपका अकाउंट सिलेक्ट किया और आपने उसके पैकेज के क्रेडेंशियल्स लिए हैं, उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है और प्रोडक्शन सर्वर को 1-4 से यहाँ से आपको यस करना है। ये चीजें आपको हमारे सपोर्ट के लोग करके देंगे। इतना होने के बाद हमें और देखना है कि ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन जो है वो सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस के लिए है। मतलब हम कोई सेल करते हैं या सेल रिटर्न लेते हैं या एक्सपायरी लेते हैं, क्रेडिट नोट लेते हैं, डेबिट नोट लेते हैं, तो अगर रजिस्टर्ड डीलर से हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो B2B ट्रांजैक्शन कहलाता है और उसके हर ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइसिंग करना जरूरी है। और ई इनवॉइसिंग करने के बाद उस क्यूआर कोड और आईआरएन नंबर के साथ में हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होना चाहिए और माल के साथ जाना चाहिए। ये बहुत ही अनिवार्य है। इसके अलावा हम जो अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ में डीलिंग करते हैं, बिल बनाते हैं, सेल रिटर्न लेते हैं, उसको इनवॉइसिंग की जरूरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के लिए फार्मैक खुद इसका क्यूआर कोड जनरेट करता है और वो भी हमारे इनवॉइस पे हम लोग प्रिंट करते हैं। तो हम वन बाय वन एक ट्रांजैक्शन इसमें देखेंगे। जैसे हम अभी जाते हैं सेल्स में,
सेल्स में हम लोग एक ऐड करते हैं सेल्स, हमको एक पार्टी सिलेक्ट करते हैं, डेमो मेडिकल स्टोर या रजिस्टर्ड डीलर सिलेक्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम डेमो प्रोडक्ट ही लेते हैं, हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा डेमो मेडिकल्स का बिल सेट हो गया। इसके बाद में हम एक अनरजिस्टर्ड पार्टी का बिल कर सकते हैं। डेमो मेडिकल अनरजिस्टर्ड, इसमें डेमो प्रोडक्ट लेते हैं। ये एक नाम का ये भी बिल सेव हो। इसके बाद में जब हम माल पैक करने के बाद में डिस्पैच करेंगे, उसके पहले हमें इसका ई इनवॉइसिंग करना आवश्यक है। तो अभी हम जाएंगे ई इनवॉइसिंग कैसे चेक करना है। यहाँ पे हम जाएंगे ई इनवॉइसिंग पे। ई इनवॉइस सिलेक्ट करने के बाद हमें ऑप्शन दिखाता है, हमें सेल इनवॉइस करना है, सेल्स रिटर्न का करना है, परचेस रिटर्न, अकाउंट इफेक्ट अगर है उसका भी इनवॉइसिंग जरूरी है, एक्सपायरी का सेंड कंपनी है उसमें भी जीएसटी अगर इन्वॉल्व है ये भी जरूरी है, और सप्लायर क्रेडिट नोट, कस्टमर क्रेडिट नोट्स या और कोई भी जर्नल वाउचर हम जो जीएसटी इफेक्ट के मार्क है वो सब चीजों का इनवॉइसिंग होना जरूरी है। तो अभी हम सेल्स में जाएंगे, 30 तारीख और 30 तारीख डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो बिल्स उन्होंने हमको दिए हैं। जैसे अभी हमने एक जनरेट किया था डेमो मेडिकल स्टोर अनरजिस्टर्ड, वो यहाँ पे आया नहीं है क्योंकि वहां पे इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। तो अभी हम जितने भी बिल आप चाहिए सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल सिलेक्शन के बाद में। अभी मैंने सिर्फ NNN6 को लिया है, जनरेट ई इनवॉइस कहता हूँ मैं। जनरेट ई इनवॉइस करने के बाद में आपको मैसेज आएगा, आपने एक बिल सिलेक्ट किया है, आपको प्रोसीड करना है या नहीं। यस करता हूँ। इसके बाद में ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के साइड से कनेक्ट होगा और भी सक्सेसफुल होगा। तो देखो यहाँ पे आपको IRN नंबर इसका आ जाएगा, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर गवर्नमेंट के साइड से हमको आ जाता है। इसका मतलब NNN6 बिल का ई इनवॉइसिंग सक्सेसफुली जनरेट हो गया, हमें QR कोड आ गया। अभी हम ये बिल प्रिंट कर सकते हैं और माल पार्टी को भेज सकते हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जब एक बार ई इनवॉइस जनरेट होता है तो उसके बाद में उस बिल में हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर हमें वो बिल कैंसिल ही करना पड़ता है तो उसके लिए कैंसिल की प्रोसीजर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम देखेंगे इसका प्रिंटिंग कैसे होता है। हम लोग रेगुलर सेल्स बिल में जाएंगे। डेमो मेडिकल स्टोर्स रजिस्टर्ड पार्टीज, इनका देखेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये QR कोड प्रॉपरली आ गया है और गवर्नमेंट साइड से जो IRN आता है वो IRN यहाँ पे आपको मेंशन किया है। तो ये रजिस्टर्ड पार्टी का बिलिंग इस प्रकार होगा जहाँ पे आपको IRN दिखेगा और अनरजिस्टर्ड पार्टी केस में सिर्फ डायनेमिक QR कोड दिखेगा। तो इस तरह से हम लोगों का प्रिंटिंग इसमें होता है। अगर कोई इनवॉइसिंग हमको कैंसिल करना है तो हम यहाँ पे कैंसिल ई इनवॉइस पे जाते हैं। कैंसिल ई इनवॉइस जाने के बाद में हमें इनवॉइस नंबर पूछेगा। इनवॉइस नंबर पूछने के बाद में
बताया जाएगा कि ये इनवॉइस इस पार्टी का था, ये डेट का था, इसका ये IRN नंबर था, इसकी वैल्यू इतनी थी। और अगर हमको इसको कैंसिल करना है तो यहाँ पे आप कैंसिल ई इनवॉइस दे सकते हैं। गवर्नमेंट के साइट पे ये IRN जाके वो कैंसिल करेगा, उसके बाद में आपको फॉर्मेट में बिल जाके डिलीट करना पड़ेगा। ई इनवॉइसिंग जनरेट करते टाइम किसी प्रकार की एरर अगर आती है तो उसके लॉग्स अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे आप ई इनवॉइस लॉग्स में देख सकते हैं। जैसे ई इनवॉइस लॉग में मैं N6 देता हूँ तो ये डिटेल्स है, और अगर मैं व्यू लॉग बोलता हूँ तो यहाँ पे मुझे पूरा उसका लॉग दिखता है। मतलब मैंने किस प्रोवाइडर के साथ में IRN जनरेट किया था और किस डेट में किस टाइम पे जनरेट किया था, और कुछ एरर आती है तो उसका एरर डिटेल्स, और सक्सेस आता है तो सक्सेस, ये पूरा लॉग यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये हो गई ई इनवॉइस जनरेशन की और प्रिंटिंग की प्रोसेस। अभी हम देखते हैं कि सेल रिटर्न और एक्सपायरी रिटर्न में हमें क्या फर्क करना पड़ेगा। इसके पहले हम लोग सेल रिटर्न और एक्सपायरी रिटर्न अकाउंट इफेक्ट नो करके सॉफ्टवेयर में लेते थे, और जब हमें बिल में उसको एडजस्ट करना है तब हम उसको एडजस्ट करते थे, और उस टाइम अकाउंटिंग एंट्री सॉफ्टवेयर में अपनी जनरेट होती थी। ये प्रोसीजर अब ई इनवॉइसिंग में नहीं चलेगी, क्योंकि जिस समय हम सेल रिटर्न लेंगे उसी समय हमको उसको अकाउंट इफेक्ट लेना पड़ेगा, उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसका ई इनवॉइसिंग जनरेट करके IRN भी जनरेट करना पड़ेगा, और पार्टी के लेजर को इफेक्ट होगा। उसको एडजस्ट करने की और बिल वाइज में सेटल करने की प्रोसीजर आप उसी टाइप पे कर सकते हैं। तो इसका एक हम एग्जांपल देखेंगे। अभी हम जाएंगे सेल्स रिटर्न में। समझो एक सेल रिटर्न लेते हैं हम, अकाउंट इफेक्ट हमें यस करना है। डेमो मेडिकल लिया, डेमो प्रोडक्ट लेता हूं, किए हैं। इसमें आप देखोगे कैलकुलेशन होने के बाद में यहाँ सेटल बिल वाइज आउटस्टैंडिंग नाम का ऑप्शन ऑन है, तो इसको हम पहले सेटल करेंगे कि ये सेल रिटर्न अभी 672 रुपए का है, उसको हम किस बिल के अगेंस्ट सेटल करना है, वो यहाँ पे हम सेटल करेंगे, और उसके बाद में ये वाउचर हम लोग सेव करेंगे। जैसे पेंडिंग बिल्स पूरे दिखाएगा तो समझो अभी हमने जो बिल इशू किया था उसके अगेंस्ट भी हम सेटल कर सकते हैं, या दूसरे बिल पे भी सेटल कर सकते हैं। मैंने सेटल कर दिया, तो ये SR 412 हमारा सेल्स रिटर्न पूरा आ गया। इसकी अगर हम प्रिंट निकालते हैं तो फॉर्मेट हमें मैसेज देगा कि QR कोड इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका ई इनवॉइसिंग आपने जनरेट नहीं किया है और उसकी QR कोड इमेज आई नहीं है, तो तब तक हम लोग ये प्रिंट करके कस्टमर को दे नहीं सकते। तो अभी हम एक काम करेंगे, ये सेल रिटर्न का भी QR कोड जनरेट करेंगे। ई इनवॉइसिंग में जाता हूं, मैं सेल्स रिटर्न सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद मुझे अभी SR 412 मिल गया है, मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, जनरेट ई इनवॉइस करता हूँ। अभी गवर्नमेंट साइट पे कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली, सेल रिटर्न का भी इनवॉइसिंग जनरेट हो गया है और इसका IRN नंबर मुझे मिल गया है। तो इसके बाद में मैं ये सेल रिटर्न जो है वो प्रिंट करके कस्टमर को दे सकता हूँ, वो भी देख लेंगे हम। सेल्स रिटर्न प्रिंट SR 412, ये आपको प्रोवाइड की है फॉर्मेट में स्टैंडर्ड फाइल। जैसे सेल रिटर्न यहाँ से गवर्नमेंट से आया हुआ QR कोड और जो IRN नंबर है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट हो गई, ये आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो इसी तरह से ई इनवॉइसिंग की प्रोसीजर, डेटा अगर आप लोग परफेक्ट है तो काफी सिंपल है। इंटरनेट का कनेक्शन स्ट्रांग होना और कांस्टेंट इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होना ये भी जरूरी है, और उसके साथ में हमें हमारा
डेली शेड्यूल जो है, रोज का शेड्यूल है, उसमें कुछ बदलाव करके बिल कम से कम मॉडिफाई कैसे हो। माल एक बार पैक होने के बाद 5-10 बिलों का ई इनवॉइसिंग एक बार कर सकते हैं, या कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि सुबह जो ऑर्डर बनेगी और जो माल डिलीवरी का दोपहर में जाएगा तब उनका इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में दोपहर में जो माल निकलेगा, बिल्स बनेंगे और जो डिलीवरी शाम को निकलेंगी उसका इकट्ठा इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा से या आपके जिस तरह से आपके यहाँ व्यवहार होता है, जिस तरह से आपका शेड्यूल है, वो हिसाब से आप सब चेक कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कस्टमर सपोर्ट से हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। ई इनवॉइसिंग के बाद में GSTR 1 निकालते टाइम हमें B2B का कोई डेटा रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के साइड से आ जाएगा अपने इनवॉइसिंग के थ्रू। हमें सिर्फ बाकी चीजों का ही डेटा रिपोर्ट करना जरूरी होता है। वो GSTR का वर्जन हम 15 तारीख तक रिलीज करने के बाद उसका फिर से एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।